चलिए, तो हमारा जो हेडिंग है वो है ऑक्सीलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। एक नया टॉपिक है और नए तरीके से बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपके पास। क्या करते हैं हम लोग बच्चों, तो हम लोग लेते हैं अपना स्प्रिंग की वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। ये लाइन हो गया हमको लगता है टेढ़ा, अब सीधा है, ये भी सीधा, ये भी सीधा एंड ये भी सीधा। ठीक है, एकदम सेम पुराना कहानी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग रहता है, इसको स्प्रिंग को पकड़ते हैं और स्ट्रेच नहीं करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, ये इसका कहलाएगा मीन पोजीशन, जहां फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और जहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। इसको इसका बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, कितने दूरी तक ले गए, x दूरी तक स्ट्रेच किया ऐसे। ठीक, तो हमने डिस्प्लेसमेंट तो इधर ले गए, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो क्या लगा, कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही छोड़ा, जितना डिस्टेंस वो अंदर गया था उतना डिस्टेंस वो क्या होगा, अंदर कंप्रेस होगा। वो कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब जिस डिस्टेंस वो बाहर गया तो उतना डिस्टेंस क्या होगा, अंदर आ जाएगा, x डिस्टेंस। ठीक, इस केस में डिस्प्लेसमेंट किधर लगा, अंदर की ओर, फोर्स किधर लगा, बाहर की ओर। क्या ये ऑक्सीलेट कर रहा है, कर रहा है, यस सर। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑक्सीलेट कर रहा है तो 1 मिनट में कितना ऑक्सीलेट करेगा, है कि नहीं, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहां पे फॉर्मूला बात करने वाले हैं। तो पहला हेडिंग होगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की केस देखते हैं। जब टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकालना क्या है, और आसान है। ठीक है, तो चलो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, बहुत इजी है। आप लोग जानते हो, सिंस वी नो दैट F इज इक्वल टू होता है माइनस का kx, पढ़ा क्या कहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, F इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ks। अब दूसरा अगेन आपने ये देखा होगा, आपने ये भी देखा है, F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन को हम लोग अब ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। याद करो, एक बार डिस्प्लेसमेंट था, उसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, वेलोसिटी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बोल लेते हैं। दोनों ही फोर्स इक्वल है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के एक्स। ठीक है, m को इसके नीचे भेज देते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। होगा क्या, इस माइनस को उठा के इधर लेते आते हैं, तो क्या दिखाई देगा आपके पास, दिखाई देगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब शायद हमको याद होगा कि इस के बाई एम की जगह हम लोग क्या लिखते थे बच्चों, याद है क्या, ओमेगा स्क्वायर, याद रहा है। तो ये हो गया था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं 3rd। अब यहीं से आपको टाइम पीरियड निकालना है। अगर हम एक ऑक्सीलेशन की बात करें तो एक ऑक्सीलेशन में लगने वाला टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा बताओ, 360 डिग्री, है ना। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर स्पीड इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
अपॉन में टाइम, यही तो होगा। तो एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, एक पूरे ऑक्सीलेशन में टोटल एंगल कितना कवर किया, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये 0 था, ये 90 था, ये कितना था 180, ये 270, ये 2 पाई, है ना। तो टोटल एंगल कितना कवर किया, 2 पाई। और एक ऑक्सीलेशन में लगने वाले टाइम को क्या बोलते हैं, कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, टी इज इक्वल टू क्या मिला, 2 पाई बाई कैपिटल ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब लिखोगे सिंस ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर के बाई एम। तो इसके इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई पाई अंडर रूट में के बाई एम। एम ऊपर चला जाएगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिल गया, जल्दी बताओ, 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के। ये हो जाएगा आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला। जब टाइम पीरियड निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो भी मैं बता देता हूं, देखो। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हो, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो बस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन में ये पूरी वैल्यू रख दो, 2 पाई अंडर रूट के अंदर एम बाई के। अब ये ऊपर चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अंदर हो जाएगा के बाई एम। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। और समझ में आई, नोट कर लो फटाक से। नेक्स्ट रीडिंग होगा बच्चों हमारा, वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, पहले समझिएगा, लिखने का थोड़ा भी प्रयास नहीं करिएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा। पहले समझिएगा। ये है अगला हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, अब जैसे आप क्लास 10 में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, याद आ रहा क्या कुछ, और एक वर्ड पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर एक वर्ड पढ़ा था आपने, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पढ़ा था क्या। तो वैसे ही हम लोग यहां पढ़ेंगे स्प्रिंग इन पैरेलल और स्प्रिंग इन सीरीज। ठीक है, पैरेलल सीरीज का पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, जैसे अगर हम पैरेलल की बात करें, चाहे आप हॉरिजॉन्टली लटका लें, सॉरी हॉरिजॉन्टली रखें या वर्टिकली लटका लें, दोनों में टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम आना है। ठीक है, चाहे आप देखिए जैसे इस स्प्रिंग ये रखा हुआ था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, ये स्प्रिंग चाहे ऐसे रखा हो या इसको हम वर्टिकली कर दें, ऐसे कर दें। लो मैं इसको वैसे भी करके आपको दिखा देता हूं कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, मैं इनको करता हूं छोटा, ये हो गया किसमें, हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, और मैं इसका क्लोन कर लेता हूं, आजा भाई, और इनको मैं वर्टिकली ऐसे लटका देता हूं। चाहे आप स्प्रिंग ऐसे रखो। ठीक है, दोनों केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। चाहे हॉरिजॉन्टली रखिए या स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली रखिए या वर्टिकली रखिए, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। अच्छा सर, अब इसी में हम दो केसेस बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग इन पैरेलल, मतलब एक आपके पास स्प्रिंग है कुछ इस प्रकार से, यहां एक लोड बता हुआ है, चलो दोनों को सेम लोड से बांधना है, और ये एक दूसरा स्प्रिंग है, दोनों को सेम लोड से बांध दिया गया। ठीक है, ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए तभी समझ में आएगा। मेन कॉन्सेप्ट का खेल है, बाकी तो डेरिवेशन तो आसान है, अगर कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो अपने आप कर लेंगे। अगर इनको खींचा गया तो इन दोनों में जो स्ट्रेच होगा, मतलब जो एक्सटेंशन होगी वो कैसी होगी, सेम या अलग अलग, इन दोनों स्प्रिंग में सेम होगी। अरे ये जितना खिंचाएगा उतना ये भी तो खिंचाएगा, सेम है ना, दोनों में एक्सटेंशन क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे रख दें, एक स्प्रिंग ये हो गया और दूसरा स्प्रिंग ये हो गया, अब यहां पर हम एक लोड से इधर फोर्स लगाया, अब दोनों में एक्सटेंशन कैसा होगा, अलग अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि किसका कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। यहाँ पे तो आपके पास सेम आपके पास एक्स आएगा और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ तक क्लियर हो गई सबको,
बस सब कुछ क्लियर हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग देख लेना तो समझ में आ जाएगा। पहला केस होगा स्प्रिंग इन पैरेलल। स्प्रिंग इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक स्प्रिंग आपके पास ये लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1 है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा बच्चों जल्दी बताओ। F इज इक्वल टू माइनस का K1 इंटू एक्स, ठीक है, F1 बराबर। और दूसरा वाला अगर एक स्प्रिंग ले लें, ये अगर आपके पास स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2 है, तो बताओ इसमें फोर्स कितना लगेगा, F2 बराबर, F2 इज इक्वल टू होगा माइनस का K2 इंटू एक्स। अब यहां पे जो दम लगाया जा रहा है, इन दोनों में जो फोर्स लगाया जा रहा है, वो इसका फोर्स और इसका फोर्स, दोनों फोर्स के सम के बराबर ही तो फोर्स लगाया जा रहा होगा। इसका मतलब यहां जो वो कहा गया भाई साहब, यहां जो इन दोनों में फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F, विच इज किसके बराबर होगा, हाँ, F इज इक्वल टू होगा F1 प्लस F2। अब बताओ तुमको खींचे किस टाइप की अरेंजमेंट को खींचने में ज्यादा दम लगाने की जरूरत पड़ेगी, पहला केस या दूसरा केस, पहले वाले में। पहले वाले में ये भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स लगा, उतना फोर्स के खींचोगे तब जाके ये स्ट्रेच होगा। इसी वजह से देखा होगा ना, गाड़ी का जो सॉकर होता है, स्पेशली पल्सर वगैरह में देखो, एक ब्लैक कलर का होता है और उसके अंदर एक ऑरेंज कलर का होता है, डबल सॉकर पैरेलल लगा होता है, कि मोटा आदमी एक बार भी बैठ जाए, दो मोटे भी बैठ जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा वो दबे ना, है कि नहीं, इसका मतलब फोर्स ज्यादा चाहिए उसको और दबाने के लिए उतना, तो इसी वजह से इन दोनों को पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। तो पैरेलल लगाया तो नेट फोर्स किसके बराबर हो गया, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 की वैल्यू माइनस K1x और F2 की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस K2x। इनमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, K1 प्लस K2 इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल लेते हैं, 1। और हम लोग जानते हैं अगर इन दोनों को इकट्ठा पैरेलल में हमने लगा दिया तो इनका जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोल लेंगे, Kp, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, Kp। तो F देयरफॉर F इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस का Kp इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दोनों F बराबर है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, माइनस का Kp x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का K1 प्लस K2 इंटू एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या मिला, Kp बराबर मिला K1 प्लस K2। अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो उनका जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, उन दोनों के सम के बराबर आएगा। अब इससे टाइम पीरियड भी निकाल लो, ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी निकालो। देयरफॉर टाइम पीरियड कितना होगा, निकाल सकते हो क्या, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाला था बताओ, 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के था ना, 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के, तो k की जगह क्या लिख देंगे, Kp। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई Kp की वैल्यू हो गई K1 प्लस K2। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब बताओ फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जल्दी बताओ, FREQUENCY, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई K1 प्लस K2। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में K1 प्लस K2 अपॉन में m। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इसमें मेन आपको ध्यान क्या देना था, मेन ध्यान देना था कि यहाँ जो एक्सटेंशन होगा दोनों में कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनका फोर्स और इनका फोर्स दोनों का फोर्स जुड़ेगा, इसी वजह से आगे स्ट्रेच हो सकता है।
ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 के बराबर। ये दो चीज याद रखना, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, बाकी सब आसान है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग होगा स्प्रिंग इन सीरीज। अगर सीरीज में लगाया जाए तो अब समझना बेटा, पहले समझो उसके बाद आराम से लिखना। समझो, ये बहुत समझने वाली बात है। ये है स्प्रिंग नंबर 1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K1। इसको मैंने अगर F1 फोर्स लगाया ऐसे या F फोर्स लगाया और इसके F फोर्स लगाते ही इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ मान लेते हैं वो X1 स्ट्रेच हुआ, ठीक है। फिर उसी तरह से एक दूसरा स्प्रिंग था, इसमें भी मैंने सेम फोर्स लगाया F, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 था। इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, सेम होगा या अलग? अलग। मान लेते हैं इसके अंदर एक्सटेंशन कितना हुआ X2, समझने का प्रयास करिएगा। अब अगर इन्हीं दोनों स्प्रिंग को मैं ऐसे पकड़ूं और दोनों को ऐसे लगा दूं सीरीज में, अब इस पे फिर से सेम फोर्स लगाऊं F, तो अब कितना एक्सटेंशन होगा? इसमें X1 होगा और इसमें क्या होगा X2, यही तो होगा। बस हो गया खेल, समझ गए आप। अलग अलग स्प्रिंग को मैंने देखा तो पहले वाले में X1 एक्सटेंशन हो रही थी, दूसरे वाले में X2 एक्सटेंशन होती, सेम फोर्स लगा रहे थे। अब दोनों को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में दोनों में फोर्स कैसा लगेगा? सेम ही लगेगा, है ना, लेकिन एक्सटेंशन कैसा होगा? अलग अलग, है ना। कितना एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? X1 प्लस X2। क्लियर हो रहा है? चलो ऐसे सीखने का प्रयास करते हैं। कहा गया भाई साहब? सबसे पहले अगर हम पहले वाले स्प्रिंग की बात करें, उस पर मैंने फोर्स लगाया था F और उसके अंदर एक्सटेंशन मिला था K1 माइनस K1 इंटू X1। क्लियर? अच्छा, दूसरे वाले की अगर हम बात करें, दूसरे वाले पे फोर्स मैंने सेम लगाया था F और उसमें मैंने क्या पाया था, उसके अंदर भी एक्सटेंशन आई थी X2 माइनस का K2 X2। अब हमने रिजल्टेंट क्या चीज चेंज हुआ बताओ? फोर्स तो वही लगा रहे हैं, अब यहां पे बढ़ क्या रहा है, जुड़ क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट जुड़ रहा है ना। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू X1 प्लस X2। x क्या कहलाएगा? इनका जो स्प्रिंग सीरीज में होने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? x। समझ में आ रहा है? सीरीज वाले को क्या बोलेंगे? x। इस पे भी फोर्स क्या लग रहा होगा? F। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू हो गया X1 प्लस X2। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, X1 की वैल्यू कितनी होगी तो यहां से निकाल लो, क्या मिलेगा? माइनस F बाई K1 मिलेगा। X2 की वैल्यू क्या मिलेगी, जल्दी बताओ, यहां से निकालो तो। माइनस F बाई K2 मिलेगा क्या? यस नो? वेरी गुड। तो क्या मिला यहां से बेटा? x इज इक्वल टू मिला, माइनस का f कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा? 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब सिंस f इज इक्वल टू कितना होगा, जब इनको हमने रिजल्ट इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया तो f की वैल्यू कितना होगा? माइनस का Ks इंटू एक्स, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x, और इसका जो दोनों सीरीज में है तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो चुका होगा? उसका नाम हो चुका होगा Ks। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो कैसे किया जाए? इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। कैसे भेजेंगे? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे लेते आ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें सिस्टमेटिक तरीके से कि आपको देखने में वैसा ही लगे। तो हम ऐसा करें, इनको थोड़ा सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू माइनस का f K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2। इसको इधर भेज दो तो f इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू एक्स इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर इसको बोल लेते हैं हम लोग फर्स्ट, कोई टेंशन नहीं।
समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये वाले इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एफ इज इक्वल टू माइनस का के इंटू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस का के इंटू एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, एफ एफ बराबर एक्स एक्स बराबर, इसका मतलब के एस बराबर ये पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा बेटा जल्दी बताओ? माइनस का के एक्स, सॉरी के एस एक्स, हाँ भाई, के एस एक्स इज इक्वल टू माइनस का क्या था, के वन के टू ना, माइनस का के वन के टू अपॉन में के वन प्लस के टू इंटू एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, के एस बराबर क्या मिला जल्दी बताओ? के वन के टू अपॉन में के वन प्लस के टू, ये किसका फॉर्मूला हो गया? सीरीज का, है ना। अब इसमें टाइम पीरियड जल्दी बताओ, निकालो कैसे निकलेगा जल्दी बताओ? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के एस हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लें, 2 पाई अंडर रूट के अंदर m बाई के एस की वैल्यू हो जाएगा k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर लो, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर m अपॉन में, वो ऊपर चला जाएगा, आएगा k1 प्लस k2 अपॉन में k1 k2, ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी बताओ कितना होगा जल्दी से बताओ? फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख दें, म्यू इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन में हो जाएगा 2 पाई, ये 1 अपॉन में होगा, वो ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा अंडर रूट के अंदर k1 k2 अपॉन में m इंटू k1 प्लस k2, बस पलट जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। समझ में आया? अब इससे क्या समझ में आया? इससे एक बात हमें समझ में आई, बहुत जरूरी बात, अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करें तो सीरीज वाले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, याद करो, RS इज इक्वल टू आप लिखते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 ना, और रेजिस्टेंस इन ये सीरीज का था। अब पैरेलल में होता था, हाँ पैरेलल में होता था 1 अपॉन RP इक्वल टू होता था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन स्प्रिंग के केस में उल्टा हो गया, जो वहां सीरीज था वो यहाँ पैरेलल हो गया, जो यहाँ पैरेलल था वो क्या हो गया सीरीज। मतलब यहाँ पे जो सीरीज का फॉर्मूला आया था 1 अपॉन RS, या सॉरी RS ने KS इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। अगर पैरेलल की बात करें तो वो KP बराबर क्या आया था K1 प्लस K2। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला होता था वो स्प्रिंग के पैरेलल का फॉर्मूला होता है, और जो रेजिस्टेंस के पैरेलल का फॉर्मूला होता था वो स्प्रिंग के सीरीज का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ गई? फटाक से नोट करो।